हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड जो कि सॉल्यूशन चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो में जो है 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड का, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर्स और नए क्वेश्चंस भी जो आपको 2025 में पूछ सकते हैं, जिनका संभावना बहुत ही ज़्यादा है, वो सारा ऐड किए हैं। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको फिर जो सॉल्यूशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड विलियन है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके पहले भी सॉल्यूशन चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव हम वीडियो डाले हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ नया नया क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है। और इसी बुक जो जिस बुक से हम क्वेश्चन सेट करते हैं या आप लोग को जो वीडियो बनाते हैं, इसी बुक से आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो टोटल वीडियो देखिए, कुल 36-40 के आसपास क्वेश्चन है, तो टोटल वीडियो देख जाइए। आपको बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो से आपको 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और पर चैप्टर से आपको 4 से 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। और सॉल्यूशन चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव सब हर एक सेक्शन से सवाल देखने को मिलेगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सांद्रण व्यक्त करने के लिए निम्न विधियों में से कौन सी ताप पर निर्भर नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कौन डिपेंड नहीं करता है, तो बताए थे जिसके फॉर्मूला में लीटर का टर्म नहीं हो, वो जो है बच्चों टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि हमारी मोलरता, जो मोलरता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में मोल रहता है और नीचे में द्रव्यमान रहता है। द्रव्यमान रहता है किसका, तो हमारा सॉल्वेंट का, विलायक का द्रव्यमान रहता है। तो द्रव्यमान केजी में आता है, तो यहाँ इसके फॉर्मूला में कोई भी लीटर का टर्म नहीं है। इसका मतलब जो मोलरता है वो हमारा टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। ठीक इसी तरह मोलरता जो है, मोलैलिटी, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक अगर इसी तरह हम मोलरता का बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है मोल अपॉन, अच्छा मोल किसका, मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल विलय का, विलय का मोल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मोल विलय का, विलय का मोल। अब बट्टे में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है लीटर में किसका, तो सॉल्यूशन का, विलायक का वॉल्यूम होता है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म आ गया, इसका मतलब ये हमारा टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। ओके, बाद बाकी नॉर्मलता भी टेम्परेचर पर निर्भर करता है, फॉर्मलता भी टेम्परेचर पर निर्भर करता है, लेकिन हमारा मोललता जो है, मोलैलिटी, वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि मोलरता को डैश डैश में व्यक्त किया जाता है। मोलारिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, तो यहाँ पे बात कर रहा है बच्चों मोलरता का, ना कि मोललता का। तो मोलर जो मोलैरिटी होता है, मोलरता होता है, उसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मोल, विलय का मोल यानी मोल ऑफ सोल्यूट, विलय का मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब विलायक, विलियन, सॉरी विलियन। ठीक है, विलियन को क्या बोलते हैं बच्चे, सॉल्यूशन। तो देखो मोल का एसआई यूनिट मोल ही होता है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है लीटर। तो मोल पर लीटर से हम लोग मोलरता को व्यक्त करते हैं। तो मोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। किग्रा विलायक में मोलों की संख्या कहलाती है। द नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम सॉल्वेंट। देखो प्रति किलोग्राम में विलायक की मोलों की संख्या को क्या करते हैं हम लोग, तो मोललता कहते हैं। फॉर्मूला बताए थे, ऊपर में तो मोल रहता है विलय का, अब बट्टे में हो जाता है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान जो है बच्चों, ये हर समय केजी में लेना है हम लोग को। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का, वो हर समय लीटर में लेना है, ना कि एमएल में लेना है। तो ये फिक्स रहता है। यहाँ भी द्रव्यमान को केजी में ही लेना है, ऐसा यूनिट इसका। तो इसीलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मोललता हो जाएगा, मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग छोटी एम से डिनोट करते हैं। एक M H3PO4 की नॉर्मलता क्या होगी, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 1 M H3PO4। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे M दिया हुआ है, यानी हमें मोलरता दे दिया गया है, मोलरता दिया हुआ है कितना, तो 1 M। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, नॉर्मलता।
अब इस जब अगर हमें मोलरता दिया हो तो नॉर्मलता हम कैसे निकालते हैं? तो ये फॉर्मूला होता है एन इक्वल्स टू मोलरता मोलरता गुणे एन कारक, एन कारक। अब ये तो 1m दिया हुआ, 1 लिखेंगे यहाँ पे, एन कारक कैसे निकाला जाए? देखो जितना हाइड्रोजन इसमें रहेगा वही इसका एन कारक हो जाता है अभी के लिए, ठीक है। H3PO4 में 3H+ देता है हमें, ठीक है। H2SO4 में दो दो H+ बाहर निकलता है। तो इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इसीलिए ये एन कारक क्या हो जाएगा 3, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 3n। नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। देखो 3n, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज में 1000 ग्राम विलायक उपस्थित है तो विलियन कहलाएगा। विलियन क्या कहलाएगा? देखो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, विलायक का मास दिया हुआ है कितना 1000, यानी और हमें क्या दिया हुआ है ग्लूकोज क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ विलय का काम करेगा, विलय का काम करेगा, विलय का। और ये किसका काम करेगा? विलायक, तो विलायक तो है यहाँ पे। तो हम बताए थे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे, मोललता बोलेंगे, छोटी m। तो अब कैसे निकाला जाए? तो सबसे पहले हमें इसका ग्लूकोज का, इसका सॉल्यूट का हमको क्या निकालना है, मोल निकालना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर में हम लोग क्या रखते हैं, मोल रखते हैं, और नीचे में क्या रखते हैं, केजी में क्या रखते हैं, सॉल्वेंट का मास रखते हैं केजी में, और यहाँ ग्राम में दिया हुआ है तो इससे भी हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग मोल निकालेंगे तो मोल बराबर हो जाएगा गिवन मास, जो मास दिया हुआ है, अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, तो ये कट के आ जाएगा 1/10 और 1.0 मोल, ठीक है। अब इसको अगर हम ग्राम से केजी में बदलते हैं तो 1000 से भाग देना पड़ता है, तो 1000 से जैसे हम भाग देंगे तो 1 केजी आ जाएगा। अब फॉर्मूला में पुट कर दो तो 0.1 मोल अपॉन 1 केजी। अब ये क्या आ जाएगा 0.1 मोलल, मोलल, क्योंकि हम लोग मोललता निकाल रहे हैं इसीलिए क्या हो जाएगा मोलल। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। मोलरता, मोललता को मोलल बोलते हैं और मोलरता को मोलर बोलते हैं। ओके, तो ये आपका इसका नाम से ही ये एसआई यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इसका नाम यहाँ पर है मोललता, तो इसीलिए मोलल को क्या किया है यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, मोलल को मोलरता, तो इसीलिए मोलर को शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, बस और कुछ नहीं किया, ये एसआई यूनिट ऐसे बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, दोनों इंग्लिश में ये टाइप हो चुका है, ठीक है। तो हम बता दे रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है। आदर्श विलियन कौन सा है? तो आदर्श विलियन बच्चों हम बताए हैं 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में भी यही वाला एग्जाम्पल बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो C6H6 तथा C6H6 तथा यहाँ पे भी गलत थोड़ा सा हो गया है, ये हो जाएगा C6H5, ठीक है। कर लेना CH3 C6H5, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे क्या हमारा राइट आंसर। ये ऑप्शन सही कर लेना, यहाँ पे C6H5 CH3 होगा यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, आदर्श जो विलियन है वो फॉर्म करेगा। एजोट्रॉपिक, जिसे हम लोग स्थिर क्वाथनांकी बोलते हैं, मिश्रण में दोनों द्रवों से कम क्वाथनांक पे उबलता है यदि वह होगा। एजोट्रॉपिक मिक्सर विल बॉयल एट लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन बोथ लिक्विड इफ इट विल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राउट्स के नियम से घनात्मक विचलन दर्शाता है, ठीक है। जो राउट्स का नियम से घनात्मक विचलन दर्शाता है वही जो होगा एजोट्रॉपिक मिश्रण कहलाएगा। विलय के रूप में ठोस तथा विलायक के रूप में द्रव युक्त विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग सॉल्यूशन एंड ए लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट यहाँ क्या होना चाहिए बच्चों, तो सॉलिड होना चाहिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राउट्स लॉ। और ये क्या करता है, विलय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, ये राउट्स लॉ का नियम करता है। ये अवापसील विलय के बारे में बात कर रहा है। और यदि अवापसील विलय किसी सॉल्यूशन में यानी किसी वाटर में मिलाते हैं, ये द्रवयुक्त विलयन में मिलाते हैं, तो मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। वह उच्चतम ताप जिस पर द्रव के वाष्प दाब को मापा जाता है क्या कहलाएगा? व्हाट द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मेजर्ड इज कॉल्ड, द्रव का क्वाथनांक, वही क्या कहलाएगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो 10 क्या कह रहा है,
तनु विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है। तो ये हमें मैं मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। तो बताए थे जो हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म होता है वह केवल विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अर्ध परागरम झिल्ली से केवल डैश गुजर सकता है। तो देखो सेमी पेम्ब्रेन मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ केवल विलायक के ही अणु पास कर सकते हैं और कुछ पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अर्ध परागरम झिल्ली से केवल विलायक के अणु पास कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास करता है। विलयन के परासरण दाब को निम्न व्यंजन से दर्शाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे विलयन का परासरण दाब को पी से डिनोट किया है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को, जबकि बुक में ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से भी डिनोट करता है। तो जब क्वेश्चन में आपको पी दिया हुआ है तो आपको पी मान के ही चलना है। तो पी इक्वल टू होता है सी आर टी। अब ऐसा तो कुछ यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जैसे हम बी देखते हैं तो सी को जब अगर हम नीचे ले आए तो पी बाई सी आर टी ऐसे भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, पी बाई सी आर टी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। 25 डिग्री सेल्सियस पर किसका 0.1 एम विलियन का सर्वाधिक पराश्रम दाब दर्शाएगा। तो ये किसका दर्शाएगा, तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होगा। देखो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकाले, जिसका वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणक जिसे आय बोलते हैं वो ज़्यादा होगा। तो अब ये वांट ऑफ गुणक कैसे निकाला जाए, तो शुगर, यूरिया, चीनी, इन सब का वांट ऑफ फैक्टर बच्चों फिक्स रहता है 1। बाकी बात करते हैं केसीएल का। तो केसीएल को हम लिख सकते हैं के प्लस और सीएल माइनस। तो के में एक आयन यहाँ पे, एक आयन यहाँ पे, तो यहाँ पे आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। CaCl2 में कितने आयन है, कैसे निकाला जाए आई का वैल्यू, तो देखो कैल्शियम पे होता है +2 चार्ज और Cl पे होता है -1, तो 2 और 1 3। तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो जिसमें जितना आई का वैल्यू ज़्यादा उसी का ऑटोमेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। ये आई का वैल्यू निकालना हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। जितना आयंस निकालने आपको आना चाहिए, जैसे CaCl2 इसका आयंस कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कैल्शियम पे 2+ चार्ज होता है सेकंड ग्रुप का, और जो ये जो क्लोरीन है ये हमेशा -1 चार्ज रहता है। तो देखो 2 को पॉजिटिव चार्ज और 1 को नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना आ गया 3 का। यही इसका क्या होता है वांट ऑफ गुणक होता है। शुगर, यूरिया ये सब के लिए, ग्लूकोज, इन सब के लिए आई का वैल्यू हर समय 1 रहता है, फिक्स रहता है वो 1। परासरम दाब ज्ञात करने के लिए सर्वोत्तम विधि है, द बेस्ट मेथड फॉर फाइंड ऑसोमेटिक प्रेशर। तो परासरम दाब के लिए आपके बुक में ही ये दिया हुआ है, बार्कले हर्टले मेथड, ठीक है। ये बुक का ही आपको पूरा डिटेलिंग में बताया गया, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है बार्कले हर्टले मेथड। आपको ना तो 5 मार्क्स में पूछता है ना तो 2 मार्क्स में पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। समपराशरी विलयन काकी समान होता है। तो समपराशरी विलयन जिसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन करते हैं उसमें मूलर सांद्रण जो बच्चों है वो समान रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इन सब क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो समपराशरी विलयन जिसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसमें मूलर सांद्रण जो है वो समान रहता है। अंडे का कठोर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है यहाँ पे। अंडे का कठोर कवच HCl में विलय हो जाता है, इसके पश्चात NaCl के सांद्र विलयन में रखा जाए तब क्या होगा। देखो HCl में तो ये घुल जाता है, लेकिन जब NaCl के सांद्र सॉल्यूशन में रखते हैं तब क्या होगा, तो याद रखना वहाँ पे अंडा सिकुड़ जाएगा, घुलेगा नहीं। ऐसा इसलिए होता है, देखो ऐसा इसलिए होता है, इसे बोलते हैं यहाँ पे जो होता है हमारा, ये जो हमारा NaCl होता है ये हमारा अति पराशरी अति पराशरी विलयन होता है। क्या होता है, अति पराशरी विलयन होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पे इसे अगर सामान्य, ठीक है, ये हमारा क्या होता है बच्चों, अति पराशरी विलयन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अंडा जो होगा NaCl में वो सिकुड़ जाएगा, ना कि वो घुलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। रक्त निम्न में से किसका समपराशरी होगा। तो बताए थे 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स वाले में कि रक्त जो होता है वो समान NaCl विलयन के साथ क्या होता है समपराशरी होता है, और इसे हम लोग समान सेलेलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपको सामान्य सेलेलाइन भी दे तो वो भी सही होगा, और सामान्य NaCl दे वो भी सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सामान्य सेलाइन भी बोल सकता है,
या फिर विथ नॉर्मल NaCl में बोल सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है कि रक्त जो होता है वो समान सेलेनाइन या समवित नॉर्मल NaCl में क्या होता है, समपराशरी होता है, आइसोटोनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। समपराशरी विलयन में होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो समान पराशरण दाब। ये 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये हम अच्छे से करवाए हुए हैं, इन सब का डिफरेंस भी। तो आप वो वाला वीडियो नहीं देखें जा, क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है इसका आपका परिभाषा कि समपराशरी विलयन क्या होता है। तो ये वाला क्वेश्चन हम वहाँ भी करवाए हुए हैं। उच्चतम क्वथनांक पाया जाएगा। तो यहाँ भी बच्चों जिसका वांट ऑफ गुणक ज़्यादा होगा, उसमें ही ज़्यादा हमारा क्या पाया जाएगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पाया जाएगा। बताए थे ग्लूकोज़, यह ग्लूकोज़, सुक्रोज़, चीनी वगैरह में आई का वैल्यू फिक्स रहता है 1। अब उसके बाद हमें जब आयनिक आयनिक कंपाउंड में निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है NaCl, तो Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो यहाँ पे 2 आयन आपको दिख रहा है, एक प्लस का, एक माइनस का। BaCl2, Ba के पास प्लस होता है +2 चार्ज और Cl के पास हमेशा -1 चार्ज, तो आई फैक्टर क्या हो जाएगा 3। KCl पोटेशियम के पास होता है +1, पहला ग्रुप का है ये, ठीक है। पोटेशियम का +1 और Cl के पास -1, हर समय देखो Cl के पास हमेशा -1 -1 -1। फिर NaCl और पोटेशियम सेम ग्रुप का है, फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये जो है क्या, ये आपका बेरिलियम, ये सेकंड ग्रुप का है, इसीलिए +2 यहाँ लगा दिए हैं। के प्लस का, यहाँ माइनस का, तो यहाँ भी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो 3 किसमें था हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। BaCl2 का हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। निम्न में से किसका 0.1 जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और हिमांक न्यूनतम होगा, इन दोनों में आपको जिसका वांट ऑफ गुणक ज़्यादा होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में हिमांक को हर समय न्यूनतम वाला बताएगा और बॉइलिंग पॉइंट को अधिकतम वाला बताएगा। ओसोमोटिक प्रेशर को अधिकतम वाला बताएगा, और लेकिन हिमांक हमेशा न्यूनतम बताएगा। तो जिसमें जिसका इसमें भी सेम आपको प्रोसेस लगाना है, जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा वही आंसर होगा। तो देखो यूरिया और ग्लूकोज में आई का वैल्यू 1 होता है फिक्स। NaCl में क्या हो जाएगा, अभी बताए थे Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 होगा। K2SO4, तो यहाँ पे हो जाएगा के होता है प्लस पोटासियम पर, और सल्फेट का -2 होता है। तो टोटल आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, माइनस का 2 माइनस का और 1 प्लस का, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। उस विलय का वांट ऑफ गुणक क्या होगा जो विलयन में ना तो संयोजन तथा ना ही वियोजन दर्शाता है, ठीक है। तो उसका उसका वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा 1 होगा। अभी बताए थे चीनी का ना तो संयोजन दिखाता है और ना ही डिसोसिएशन करता है, ना तो कॉम्बिनेशन करता है, ना तो डिसोसिएशन करता है। उसके बाद ऑप्शन ले ले यूरिया, ग्लूकोज, इन सब का वांट ऑफ गुणक क्या होता है बच्चों, हमेशा 1 रहता है, फिक्स है ये, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन NaCl ये सब जो आपका आयनिक कंपाउंड है, ये सब टूटता है जाकर के सॉल्यूशन में। 22 करते हैं। HCl तथा H2O का एजोट्रॉपिक मिश्रण क्या होगा। इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, पूछ देगा एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस पे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20.2% HCl, ठीक है। 20.2% 20.2% HCl हमारा एजोट्रॉपिक मिश्रण में होता है। निम्न इकाई में से कौन सी विलयन के सांद्र तथा वाष्प दाब के मध्य संबंध दर्शाती है। तो कौन सी इकाई विलयन के सांद्रण तथा वाष्प दाब के मध्य संबंध दर्शाती है, तो मोल प्रभाज। ये राउट्स लॉ में बताए थे, मोल प्रभाज वहाँ डिफाइन भी किए हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं वो वाला वीडियो भी सॉल्यूशन का। लेकिन आपको अगर नहीं देखना है तो आपको ये वाला कम से कम ऑप्शन याद रखना पड़ेगा कि विलयन के सांद्रण तथा वाष्प दाब को मोल प्रभाज में रिलेशनशिप बताता है। विलयन के अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो क्वाथनांक में उन्नयन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। 25 करते हैं। निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। टोटल कितने होते हैं, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एक परासरण दाब बच्चों, ऑसोमेटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मोलल उन्नयन स्थिरांक जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी हिमांक में अवनयन, परासरण दाब, क्वाथनांक में उन्नयन, ये सब हमारा क्या होता है कॉलिगेटिव। टोटल 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, क्योंकि देखो ठंडा प्रदेश रहे चाहे गर्म प्रदेश रहे, ठंडा प्रदेश में क्या होगा, जब रेडिएटर में पानी डलता है तो पानी क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या जमना शुरू हो जाता है।
और जो गर्म प्रदेश होगा, वहाँ पे क्या होगा बच्चों, जैसे 60 डिग्री टेम्परेचर या 50 डिग्री के बाद पानी बॉयल ज़्यादा जल्दी-जल्दी गर्म होना शुरू कर हो जाता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। ठीक है? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, इसका नाम भी याद रखना, इथाइलिन ग्लाइकोल डाला जाता है। तो ठंडा में पानी का हिमांक को घटा देता है और गर्मी में क्वथनांक को बढ़ा देता है। क्या चीज़? तो इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। पादप कोशिका तब सिकुड़ जाती है जब उसे रखा जाता है। प्लांट सेल सिंक व्हेन हाइपरटोनिक विलयन में, ठीक है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम प्लांट सेल रखते हैं तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? तो याद रखना है 5.5 55.5 होता है, ठीक है? 5 वाला आपको ऐसे वाला ऑप्शन याद रखना है। 5.5 मोलैरिटी का कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये शुद्ध जल की मोलरता होती है। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एन आइडियल सॉल्यूशन? तो वहाँ पे एक डिफरेंस भी बताए थे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, तो उसमें बताए थे जो राउट्स लॉ के नियम को फॉलो करता है वो हमारा कैसा होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? ठीक है, विच ऑफ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो मोललता के साथ साथ मोल प्रभाज भी जो है बच्चों, उस पे भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मोलैलिटी के तो शुरू में बताए थे, मोललता पे नहीं पड़ता है। साथ में आपको मोल प्रभाज भी याद रखना है, इस पे भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके भी फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ मोल रहता है। देखो, मोल प्रभाज मतलब मोल का प्रवाह, तो मोल में ना तो लीटर का कोई टर्म ही नहीं रहता है, वॉल्यूम का कोई टर्म ही नहीं रहता है, इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी फ्रीज है? एंटी फ्रीज के जैसा कौन सा काम करता है? निम्न में से कौन सा एंटी फ्रीज का काम करता है? तो बताए थे इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, कार के रेडिएटर में मिलाते हैं हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल को। वायुमंडलीय प्रदूषण को आमतौर पर किस इकाई में मापा जाता है? तो जितने भी हमारे वायुमंडलीय प्रदूषण होते हैं उसे पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम में मापा जाता है, पीपीएम में। निम्न में से किसका क्वाथनांक सबसे अधिक होता है? तो इसमें से किसका क्वाथनांक सबसे ज़्यादा होगा? तो हमें निकालना, देखो, ग्लूकोज़ का वांट ऑफ फैक्टर 1 रहता है, सुक्रोज का वांट ऑफ फैक्टर 1 रहेगा, यूरिया का 1 रहेगा, क्योंकि ये ना तो डिसोसिएट करता है, ना तो एसोसिएट करता है सॉल्यूशन में। NaCl का बात करें, Na+ और Cl-, I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, इसका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। शुद्ध जल का पीएच क्या होता है? सबको पता है 7 होता है शुद्ध जल का पीएच। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हेनरी के स्थिरांक केएच का मान, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट केएच। तो याद रखना, तापमान की वृद्धि के साथ ये बढ़ता है। ठीक है, केएच का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएच यानी हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सब को बच्चों हम एक्सप्लेन किए हुए हैं मेरे 2 मार्क्स के फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, L1 या L2 में। ये सबको हम एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? तो मिलेंगे अगले वीडियो में। फिजिक्स का भी डालेंगे वीडियो, हिंदी में डालेंगे, इंग्लिश में डालेंगे और मैथ, तीनों का आपको दिसंबर तक में हम टोटल कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है? टोटल हो जाएगा, और फिजिक्स हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, बस 5 से 6 दिनों में ये टोटल कंप्लीट हो जाए तो फिजिक्स हम फिर से मतलब 2 मार्क्स का भी ऑब्जेक्टिव भी शुरू करेंगे। ओके? तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।